हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन, फोटो कैटालिटिक डिग्रेडेशन क्या होती है, और इनके दरमियान हम डिफरेंस भी चेक कर चुके हैं। इसके बाद हमने फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन का मैकेनिज्म स्टडी किया और बिस्मथ ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड की सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ को प्रेसिपिटेशन मेथड और हाइड्रोथर्मल मेथड, हम ये दोनों मेथड्स डिस्कस कर चुके हैं। एज आ फोटो कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है जिंक ऑक्साइड बिस्मथ ऑक्साइड कंपोजिट को। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोई भी फोटो कैटलिस्ट है, फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड बिस्मथ ऑक्साइड है, या इनके अलावा टाइटेनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड का कम्बिनेशन है, या किसी भी दो कंपाउंड्स का, दो कैटलिस्ट का कम्बिनेशन जिसको हम कंपोजिट कहते हैं। आपके पास वो एज अ फोटो कैटालिस्ट आप उसको यूज़ कर रहे हो फोटो कैटालिटिक डिग्रेडेशन में, मीन्स टू से लाइट प्लस कैटालिस्ट टू डिग्रेड डाई मॉलिक्यूल। ठीक है, तो उसका बेसिक मैकेनिज्म क्या होगा, और ये बेसिक मैकेनिज्म हर तरह का फोटो कैटालिस्ट जो है उसके लिए अप्लाई होगा। लेकिन फोटोलाइटिक जिसमें कोई कैटालिस्ट यूज़ नहीं हो रहा, उसका मैकेनिज़्म इसकी निस्बत डिफरेंट है। और एड्जॉर्प्शन का मैकेनिज़्म विद द हेल्प ऑफ एनी बायोजॉर्बेंट, आप कोई भी बायोजॉर्बेंट यूज़ कर रहे हो उसका, या कोई बायोकार यूज़ कर रहे हो उसका, उनका मैकेनिज़्म एड्जॉर्प्शन का और होता है, फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन का और होता है, और फोटो कैटालिटिक डिग्रेडेशन का और होता है। लेकिन एड्जॉर्प्शन के केस में आप जो भी एड्जॉर्बेंट यूज़ करो उन सब का मैकेनिज़्म सेम है, चाहे वो बायोकार हो या बायोजॉर्बेंट हो, प्लांट वेस्ट हो या एनिमल वेस्ट हो। जबकि फोटोलाइटिक में जो भी लाइट यूज़ करें, गैमा लाइट यूज़ करें, यूवी लाइट यूज़ करें, विजिबल लाइट यूज़ करें, उसका मैकेनिज़्म सेम है। लेकिन फोटो कैटालिटिक में भी यही केस होगा कि आपके पास जिंक ऑक्साइड बिस्मथ ऑक्साइड है कंपोजिट, इसका मैकेनिज़्म, और बाकी सारे कैटालिस्ट जो हैं लाइक टाइटेनियम ऑक्साइड, ग्राफीन ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, इन सब का मैकेनिज़्म इसमें भी सेम है। ठीक हो गया। तो यहाँ आपको ये बात क्लियर होगी कि आज जो हम मैकेनिज़्म स्टडी करेंगे वो कोई भी फोटो कैटालिस्ट, कोई भी कंपोजिट अगर आप यूज़ कर रहे हो डाई डिग्रेडेशन के लिए, तो उसका मैकेनिज़्म यही रहेगा जो आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे ये क्या है कि हमने एक पेपर आपके सामने रखा है जिसमें मैकेनिज़्म ऑफ डिग्रेडेशन को स्टडी किया गया है। और मैकेनिज़्म स्टडी करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है यहाँ पे कैटालिस्ट, फोटो कैटालिस्ट, वो जिंक ऑक्साइड और बिस्मथ ऑक्साइड को लिया गया है। जिंक ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, मीन्स टू से ऑक्सीडाइज वो इजीली हो जाता है एज़ कम्पेयर टू बिस्मथ ऑक्साइड। ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है? ऑक्सीडाइज होने का मतलब ये है कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो आपको साइड पे ये नज़र आ रही है ये चीज़, ये वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होती है, ये वो वाली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसे कहते हैं, या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसे कहा जाता है, शी कहा जाता है, ये नी कहा जाता है, ये उसको शो किया गया है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो जिंक ऑक्साइड है उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, वो ज़्यादा इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, ज़्यादा इजीली अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देता है, जो कि यहाँ पिंक कलर के एरो से आपको यहाँ शो किए गए हैं कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहे हैं। बिस्मथ ऑक्साइड इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता, बल्कि ये इजीली रिड्यूस हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जिंक ऑक्साइड। यहाँ पे आपको ये बात क्लियर हो गई कि जिंक ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन होगी, बिस्मथ ऑक्साइड की रिडक्शन होगी। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे क्या है कि जिंक ऑक्साइड इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा और वो बिस्मथ ऑक्साइड गेन कर लेगा। इन दोनों के कम्बिनेशन को कंपोजिट बना के हमने यूज़ किया है। यहाँ पे एक उसको शेप बनाई गई है, राउंड शेप, जिसमें उनका एक वैलेंस बॉन्ड, ये वी बी वैलेंस बॉन्ड है, और सी बी वैलेंस बैंड है, और सी बी कंडक्शन बैंड है, बॉन्ड नहीं बैंड। ठीक हो गया। इसी तरह बिस्मथ ऑक्साइड का वैलेंस बैंड है, मतलब कि उनकी जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन या होल्स हैं, और एक कंडक्शन बैंड है जहाँ पे कंडक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं या लूज़ हो रहे हैं। ये जो आपको पिंक कलर के यहाँ पे एरोस नज़र आ रहे हैं, ये लाइट है। ये यूवी लाइट भी हो सकती है, ये सन लाइट भी हो सकती है, जिसको हम विजिबल लाइट भी कहते हैं,
ये गैमा लाइट भी हो सकती है, सॉरी गैमा नहीं हो सकती। जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि गैमा के साथ कोई कैटलिस्ट यूज़ नहीं होता। गैमा इज़ एन आयोनाइजिंग रेडिएशन और वो खुद ही बहुत इफ़ेक्टिव है डाई को डिग्रेड करने के लिए। इसके साथ किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं होती और ना ही आप कीजिएगा। ठीक है, आज तक आपने जितने पेपर देखे होंगे उनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़रूर यूज़ होता है। H2O2 अक्सर पेपर में यूज़ होता है, अक्सर में नहीं भी होता, लेकिन कैटलिस्ट गैमा के साथ यूज़ नहीं किया जाता बिकॉज गैमा इटसेल्फ इज़ हाईली आयोनाइजिंग रेडिएशन। उसके साथ कैटलिस्ट की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक हो गया। तो ये एरो लाइट है जो यूवी लाइट भी हो सकती है और आपके पास विजिबल लाइट भी हो सकती है जो सनलाइट से आ रही है। ठीक हो गया। अब क्या है कि लाइट फॉल कर रही है, आप लाइट फॉल करवा रहे हो, एड्जॉर्प्शन जो होनी है ना वो इस कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर यहाँ पे होनी है, अंदर वाले हिस्से में, इनर पार्ट में नहीं होनी, बल्कि ये जो कैटलिस्ट की सरफेस है यहाँ पे ऊपर नीचे, यहाँ पे उन्होंने दो जगह पे दिखाई है, ये साइडों पे भी हो सकती है, मतलब सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे एड्जॉर्प्शन हो सकती है। इनके इनर पार्ट में डाई डिफ्यूज़ या सीप नहीं होगा। और जब एड्जॉर्प्शन हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, पहले डाई का कलर इस तरह डार्क था, फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ये प्रोसेस होता जाएगा जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। उससे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं कि डाई डिग्रेड जब होता है तो क्या रिजल्ट आता है। पहले ये डार्क सेशन आपने बना के रखा, इसके अंदर कैटलिस्ट ऐड कर दिया, 30 मिनट्स गुजरे इनके अकॉर्डिंग तो उसका कलर थोड़ा सा फेड हो गया, 45 मिनट्स गुजरने के बाद उसका कलर और फेड हो गया, 60 मिनट्स के बाद उसका कलर और फेड हो गया। ठीक है, और 90 मिनट्स के बाद वो बहुत 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 हद तक उसमें से डाई डिग्रेड हो चुका है, इसके अंदर ही है अभी, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर ब्रेक हो गई है। जब स्ट्रक्चर ब्रेक हो गई है उसके अंदर जो डबल बॉन्ड या जो भी कंजुगेशन है या डबली सिंगली बॉन्डेड उनके दरमियान जो कंजुगेटेड सिस्टम है वो सारे का सारा जब ब्रेक हो गया तो डाई की स्ट्रक्चर ही डिग्रेड हो गई। इट मीन्स कि डाई का कलर क्यों आता है, कंजुगेशन की वजह से। वो जो इसमें कंजुगेटेड डबल एंड सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं उसकी वजह से कलर डाई का होता है, और जब वही ब्रेक हो जाएंगे बॉन्ड तो उसका कलर डिसअपियर हो जाएगा, वो कलरलेस हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि डाई की डिग्रेडेशन हो चुकी है आफ्टर 90 मिनट्स। इट मीन्स कि इनके 90 मिनट्स पे मैक्सिमम रिजल्ट आए हैं, तो 90 मिनट इनका ऑप्टिमम टाइम कंसिडर किया जाएगा। ऑप्टिमम वो चीज़ होती है जहाँ पे मैक्सिमम रिजल्ट आते हैं, वो टाइम जिस पे मैक्सिमम कलर डिसअपियर हो चुका है, दैट इज़ नोन एज ऑप्टिमम टाइम, और इनका ऑप्टिमम कॉन्टैक्ट टाइम कितना है, 90 मिनट्स। ठीक हो गया। तो अब इस तरह का आपको भी सिनेरियो आपके साथ भी होगा जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। आपके पास पहले डाई सोल्यूशन कलर्ड था, फिर वो कलरलेस हो जाएगा, लेकिन मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म किस तरह होगा ये काम, इक्वेशंस क्या है और ये काम होगा कैसे, इसको हम देख लेते हैं। बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको भी बताया कि जिंक ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। ये आपको पिंक एरो में ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब क्या होगा कि जिंक ऑक्साइड की तरफ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, वो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज़ करेगा वो बिस्मथ ऑक्साइड की तरफ जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली रिलीज़ नहीं कर देता जिंक ऑक्साइड, जब इस पे ये लाइट फॉल होगी, आइदर इट इज़ अ यूवी लाइट और अ विजिबल लाइट। ये लाइट फॉल हुई, लाइट फॉल होगी वैलेंस बैंड पे जो कि ग्राउंड स्टेट में है, फिर ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जाएंगे कंडक्शन बैंड की तरफ, यानी कि एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है इन्हें। ये जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होके, ये बिल्कुल वही केस है जो हम कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ते हैं। अगर आपको याद हो सेकेंड ईयर की हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें कार्बन पे हमने देखा था कि कार्बन की ग्राउंड स्टेट में पी के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2s से जंप करके pz में चला जाता है, 2pz में, और फिर इस तरह उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस तरह कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। बिल्कुल यही केस यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे ये वैलेंस बैंड है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है जिंक ऑक्साइड की, ये वैलेंस बैंड है, ये बिस्मथ ऑक्साइड की ग्राउंड स्टेट है। जब इन पे लाइट फॉल होगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे
ग्राउंड स्टेट से वो मूव करके चले जाएंगे इनटू एक्साइटेड स्टेट, जिसको कंडक्शन बैंड कहते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो लाइट फॉल करवाने की वजह से जनरेट हुए। नॉर्मल स्टेट में वो ग्राउंड स्टेट पे ही हैं, लेकिन जब लाइट फॉल करवाएंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे जो कि लाइट की वजह से हुए। दैट्स व्हाई दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स। These photo-generated electrons will move towards conduction band of bismuth oxide। ठीक है, यानी कि वो बिस्मथ ऑक्साइड की तरफ जाएंगे। यहाँ पे अब क्या होगा, जिंक ऑक्साइड में अब इलेक्ट्रॉन मूव करते जा रहे हैं बिस्मथ ऑक्साइड की तरफ। तो बिस्मथ ऑक्साइड में नेगेटिव चार्ज, बिस्मथ ऑक्साइड भी ऑक्सीडाइज होगा। यहाँ पे भी लाइट फॉल हो रही है। ठीक है, लाइट चारों साइडों से फॉल हो रही है। यहाँ से भी वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन मूव करके कंडक्शन बैंड की तरफ जाएंगे, लेकिन एज कम्पेयर टू जिंक ऑक्साइड, बिस्मथ ऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन कम जनरेट होंगे और कम होने के साथ साथ वो जिंक ऑक्साइड की तरफ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिंक ऑक्साइड ऑक्सीडाइज होना ज़्यादा पसंद करता है एज कम्पेयर कि वो रिड्यूस हो जाए। तो वो बिस्मथ ऑक्साइड से इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं, वो रिड्यूस नहीं होगा, बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक इज़ मोर ईजियर एज कम्पेयर टू इट्स रिडक्शन। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज होना ज़्यादा पसंद करता है और अपने इलेक्ट्रॉन बिस्मथ को देगा, बिस्मथ से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। ये आपको एक इसकी शेप बड़ी नज़र आ रही है, एक छोटी आ रही है, उसकी रीज़न भी यही है कि इसकी ऑक्सीडेशन ज़्यादा इजीली हो जाती है, जो कि यहाँ से इस स्केल से भी पता चल रही है। और बिस्मथ ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होती, बल्कि इसकी रिडक्शन इजीली हो जाती है। इट मीन्स कि बिस्मथ ऑक्साइड के अपने इलेक्ट्रॉन भी फोटो जनरेटेड हैं और दूसरे इसके जिंक ऑक्साइड की तरफ से भी इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो बिस्मथ ऑक्साइड में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। मीन्स टू से बिस्मथ ऑक्साइड में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जनरेट होते जाएंगे ज़्यादा, और जिंक ऑक्साइड में होल्स प्रोड्यूस होते जाएंगे। होल्स क्या हैं? ये पॉजिटिव चार्ज को होल्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहले तो एक्साइटेड स्टेट में गए, फिर वहाँ से कुछ बाहर जो उनके ऊपर सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब चीज़ें हैं उनके साथ एड्जॉर्प्शन हो गई, उन्होंने कुछ गेन कर लिए, कुछ बिस्मथ की तरफ चले गए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कम हो गए, यहाँ पे नंबर ऑफ़ होल्स ज़्यादा हो गए। जबकि बिस्मथ के केस में नंबर ऑफ़ होल्स कम है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। क्लियर हो गया? आपको इतनी समझ आ गई कि जब लाइट फॉल होगी, जिंक ऑक्साइड से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में, वहाँ से इलेक्ट्रॉन वो बिस्मथ ऑक्साइड की तरफ जाएंगे। और जिंक ऑक्साइड में क्या चीज़ जनरेट होगी? उसमें जनरेट होंगे होल्स ज़्यादा अमाउंट में, और बिस्मथ की तरफ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जिंक ऑक्साइड। जबकि दूसरे केस में अगर हम देखें, यह तो हो गया कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, और ये पता चल गया किसमें होल है किसमें इलेक्ट्रॉन है। अब डाई डिग्रेडेशन तो हुई नहीं, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हुई है, तो डाई कैसे डिग्रेड होगा? अब आते हैं इस बात पे। देखिए, आपको ये दो एरो नज़र आ रहे हैं, एक ऊपर ये ग्रीन एरो जिसमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीजन के रेडिकल में। ऑक्सीजन का रेडिकल भी है, ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है। इट मीन्स के यहाँ पे एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दो ऑक्सीजन के रेडिकल बनाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज कहाँ से लेगा? ये जिंक ऑक्साइड के जो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहे हैं बिस्मथ ऑक्साइड की तरफ, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ये जिंक ऑक्साइड बिस्मथ ऑक्साइड की सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब है। ये कहाँ से आया? ये वाटर में से आया। ठीक है, अब ये वाटर का जो O2 मॉलिक्यूल है इनकी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब है, वाटर से भी और H2O2 से भी। जो हमने H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना है वहाँ से भी O2 रिलीज़ होगा, और ये इसकी सरफेस के ऊपर आके एड्जॉर्ब हो जाएगा। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे जिंक ऑक्साइड से, तो यहाँ से फोरी इलेक्ट्रॉन लेके वो दो ऑक्सीजन के रेडिकल और साथ में उनके ऊपर जो हाईली नेगेटिव चार्ज है वो क्रिएट कर देगा। ठीक है, जब दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल टूटता है तो क्या होता है कि एक पॉजिटिव हो जाता है, एक नेगेटिव होता है। लेकिन जब होमोलिटिक क्लीवेज होती है तो क्या होता है कि दो
ऑक्सीजन के एटम दोनों के ऊपर जस्ट रेडिकल आता है, नेगेटिव साइन नहीं आता। बॉन्ड कैसे बनता है? जब दो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो एक बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे जो इनका नेगेटिव चार्ज है वो किस वजह से है? वो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहे हैं, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के रेडिकल और नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो रहा है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम जिंक ऑक्साइड। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये जो रेडिकल स्पीशी होती है ना, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फोटोलाइटिक और फोटोकैटालिटिक के डिफरेंस वाली वीडियो में, कि जो रेडिकल स्पीशी होती है that is the most active species and is responsible for dye degradation। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रेडिकल है, ये रेडिकल की अटैक करेगा ये कोई भी आपका जो डाई है, ऑर्गेनिक डाई, उसकी स्ट्रक्चर के ऊपर, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है। ये फ्री स्टेट में इस तरह ज़्यादा देर नहीं रह सकता रेडिकल, ये स्टेबल होने को पसंद करेगा। तो जब ये ऑर्गेनिक डाई की स्ट्रक्चर के ऊपर अटैक करेगा तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास डाई जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और उससे कुछ मिनरल एसिड्स बनेंगे, यानी कि उसके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और इसके अलावा जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होगी और वाटर भी बनेगा। ये कुछ माइनर सी प्रोडक्ट्स बनती हैं, मतलब कि ब्रेक होना है डाई स्ट्रक्चर ने और एज अ रिजल्ट स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनने हैं। वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इन्होंने मिनरल एसिड की शक्ल में लिखे हैं। कुछ मिनरल एसिड बनेंगे, कुछ स्मॉलर बाई प्रोडक्ट्स निकलेंगी, फॉर एग्जांपल वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। चूँकि गैस है तो उसको एरो से शो किया है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि जिंक ऑक्साइड से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहे हैं वो बिस्मथ ऑक्साइड की तरफ तो जाएंगे, लेकिन साथ में वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी गेन करेगा और ऑक्सीजन के रेडिकल में कन्वर्ट होगा, जो ऑर्गेनिक डाई के ऊपर अटैक करेगा, और एज अ रिजल्ट हमारे पास बाय प्रोडक्ट्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। जबकि दूसरे केस में ये तो हो गया, हमने ऑक्सीजन का पढ़ा, लेकिन अब जो वाटर मॉलिक्यूल है जिसमें हमने डाई का सोल्यूशन बनाया है वो भी इन्वॉल्व होगा। वो कैसे इन्वॉल्व होगा? या इलेक्ट्रॉन का तो केस हो गया कि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने गेन कर लिए, लेकिन ये जो होल्स हैं, ये यहाँ पे जो नीचे होल बने हुए हैं, ये होल्स क्या काम करेंगे? ठीक है, ये वाले जो होल्स हैं, इन होल्स का मतलब क्या है? इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को कंपेंसेट करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन एच रेडिकल की शक्ल में इनके पास आएगा। वो रेडिकल इनको दे देगा, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन इनको होल्स को दे देगा। कौन? हाइड्रोजन, जो कि वाटर से रिलीज हो रहा है। जब वाटर की ब्रेकिंग होती है तो क्या होता है? OH नेगेटिव बनता है और H पॉजिटिव बनता है। नेगेटिव का मतलब ये है 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन रेडिकल का मतलब ये है 1 इलेक्ट्रॉन। वाटर में एक बॉन्ड होता है H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना बॉन्ड होते हैं? 1। जब यहाँ से यहाँ हम कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेकेज होगा तो क्या होगा कि जो यहाँ से OH रेडिकल है एक तो ये बन जाएगा, यानी कि इसके पास नेगेटिव चार्ज आने के बजाय रेडिकल आया। इट मीन्स इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आए, 2 नहीं आए। बाकी का जो दूसरा इलेक्ट्रॉन था वो हाइड्रोजन के पास गया और वो हाइड्रोजन यहाँ पे जाके इनको कंपनसेट करेगा इसके होल को। अब H पॉजिटिव नहीं बनेगा बल्कि अब H रेडिकल बनेगा, और वो H रेडिकल जाके यहाँ पे होल्स को कंपनसेट करेगा, इनके इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी है उनको कंपनसेट करेगा। और बाकी का ये जो OH रेडिकल है ये एक्टिव स्पीशी अटैक करेगी ऑर्गेनिक डाई के ऊपर, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ऊपर में O रेडिकल ने अटैक किया था, और साथ में यहाँ पे भी वही चीज़ें बनेंगी, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल एसिड। तो डेट इज़ द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ फोटोकैटालिटिक डिग्रेडेशन। कुछ भी नहीं है इसमें, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। जस्ट ये है कि जो भी कैटलिस्ट आप यूज़ करते हो, अगर आप अकेला जिंक ऑक्साइड भी यूज़ करोगे, बिस्मथ ऑक्साइड नहीं यूज़ कर रहे, तो फिर भी यही मैकेनिज्म होगा। अगर आप कोई कंपोजिट, नैनो कंपोजिट यूज़ कर रहे हो, फिर भी यही मैकेनिज्म फॉलो होगा। अगर आप जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड यूज़ कर रहे हो, फिर भी यही मैकेनिज्म यूज़ होगा। जस्ट क्या है कि पहले ये देखना होता है कि उनमें से कौन सी स्पीशी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन पावर जिसकी ज़्यादा है, जो ज़्यादा इजीली ऑक्सीडाइज हो सकती है, आपको पहले वो देखना है। लिटरेचर से हर चीज़ मिल जाती है, आप जिसको जस्ट गूगल आउट करें कि जो भी आपका कंपोजिट है उसकी आप डिटेल निकालने आपको मिल जाएगी।
और पेपर से ये, जैसे इस पेपर में ये मैकेनिज्म डिटेल में गिवन है, आपको हर पेपर में ऐसे मिल जाएगा। क्या है कि जिसकी ऑक्सीडेशन इजीली हो सकती है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाके दूसरी पार्ट की तरफ जाते हैं, कंपोजिट की तरफ या सॉल्यूशन में जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है सॉल्यूशन में मौजूद जो ऑक्सीजन है वो गेन करता है। गेन करने के बाद क्या होता है कि वो रेडिकल में चेंज हो जाता है, और रेडिकल के साथ साथ नेगेटिव आयन भी उस पर आ जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन कर रहा है, और वो फिर डाई पे अटैक करेगा और रेडिकल, तो फिर डाई मोलिक्यूल की ब्रेकिंग हो जाएगी, डिग्रेडेशन हो जाएगी, मिनरल एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेंगे। दूसरे नंबर पे जो होल्स हैं उनको कंपेंसेट करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल से एच रेडिकल जाएंगे और वो उनको कंपेंसेट करेंगे, और एच रेडिकल वहाँ चले जाएंगे, और ओ एच रेडिकल जो है, क्योंकि वाटर की जब ब्रेकिंग होती है तो एक ही ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन एच रेडिकल की शक्ल में होल्स के पास चला जाएगा, उनको कंपेंसेट करेगा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को, और बाकी ओ एच नेगेटिव बनने के बजाय ओ एच रेडिकल बन जाएगा, और ये ओ एच रेडिकल इज़ द हाईली रिएक्टिव स्पीशी एंड इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ टाइम मोलिक्यूल। यहाँ से ये हाइड्रोक्साइड रेडिकल कहाँ से बन रहा है, वाटर से बन रहा है। और अगर आप कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2O2 भी यूज़ करो तो उसी केस में भी यही बनने हैं। उस पर केस में क्या होगा कि यहाँ पे आपके वाटर से जस्ट 5 हाइड्रोक्साइड रेडिकल बन रहे हैं, तो अगर आप कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2O2 यूज़ कर लोगे तो उससे भी हाइड्रोक्सल ही बनने हैं, तो उससे क्या होगा कि फिर आपके पास 5 हाइड्रोक्सल रेडिकल की बजाय 15 या 20 हाइड्रोक्साइड रेडिकल बन जाएंगे, तो वो ग्रेटर नंबर ऑफ रेडिकल्स मीन्स ग्रेटर डिग्रेडेशन ऑफ डाई मोलिक्यूल। तो जब डिग्रेडेशन होती जाएगी जिस तरह, वैसे ही डाई का जो सोल्यूशन है उसका कलर डार्क से लाइट की तरफ जाता जाएगा और वो कलरलेस सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक मैकेनिज्म है डाई डिग्रेडेशन का। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। अगर आप इसकी फर्दर थ्योरी या टेक्स्ट पढ़ना चाहते हैं तो ये पेपर है, आप इस पेपर से उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। साइंस हब से, गूगल से भी इजीली निकल आएगा, इसका आप टाइटल नोट कर लें। यहाँ से आप इसकी एफिशिएंसी को या इसकी जो मैकेनिज्म है उसको इजीली समझ सकते हैं, ऐसा जिसमें कोई मुश्किल नहीं है। और आई होप कि आपको मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन का मैकेनिज्म हम डिस्कस कर चुके हैं, फोटो कैटालिटिक का भी डिस्कस कर लिया है आज, एड्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म भी डिस्कस हो चुका है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई पॉइंट समझ नहीं आया आज के टॉपिक का, अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ज़रा सा भी इससे फ़ायदा पहुंचा हो, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हम आपके साथ आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, आपको हेल्प आउट कर रहे हैं, तो एज अ रिज़ल्ट आपका ताउन भी हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा मायने रखता है। तो अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।